हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। इस वीडियो में हम प्रीएम्बल को ब्रीफ में बट टू द पॉइंट कवर करेंगे। वो टॉपिक्स में कवर करने जा रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो में जहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर्स में आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ऐसी सीरीज में लेकर के आ रहा हूँ पॉलिटी के लिए 10 मिनट की, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट की वीडियो होगी जिसमें हम टू द पॉइंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम एग्जाम में बचा नहीं है। तो ब्रीफ में ही पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही आप पढ़ लो, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रीएम्बल को देखेंगे। ये है प्रीएम्बल आपका, ये प्रीएम्बल आप देखते आ रहे हो। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके एनसीईआरटी में कवर पेज में ही अंदर के साइड ये प्रीएम्बल कई बार लिखा होता है। तो एक बार देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कीवर्ड्स हो गए 5, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसके अलावा इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th day of November 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये तो पूरा प्रीएम्बल हो गया। आप इसको याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाओ, जो बच्चा पूरा इसको नहीं याद कर पा रहा है, तो मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर ये 5 वर्ड्स यहाँ पे, और फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और किस दिन को अडॉप्ट हुआ? 26th day of November 1949। ठीक है, डेट ऑफ एडॉप्शन एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट, किस दिन को संविधान को अडॉप्ट किया गया और किस दिन से संविधान लागू हुआ, दोनों डेट्स अलग अलग हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा आगे की स्लाइड्स में। सबसे पहले देखते हैं ये प्रीएम्बल है क्या चीज। देखो, सबसे पहली बात कि इसको बोला था किसने? N.A. पालखी वाला। ये आप याद रखो, N.A. पालखी वाला ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है ये प्रीएम्बल। जैसे भाई हम हर जगह जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमें एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, उससे हमारी पहचान होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड इसको बोला गया है। किसने बोला? N.A. पालखी वाला ने, जिसको पढ़ करके सारा एक ओवरऑल 360 डिग्री हमें आइडिया लग जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज। क्योंकि प्रीएम्बल ने कई मौकों पर गाइड करा है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को, संविधान निर्माताओं को, कि संविधान हमारा किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, सो अ प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी चीज का प्रीएम्बल जो होता है वो क्या होता है? एक ब्रीफ आइडिया दे देता है कि हाँ आगे की चीजें क्या होने वाली हैं। जैसे हमारे कोई भी बुक होती है तो हमारे बुक में प्रीफेस होता है। ठीक है, प्रीफेस में हमें आइडिया लग जाता है कि इस बुक में क्या बात करी जा रही है। अभी प्रीफेस किसी ने बोला नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ बस। संविधान में, भारतीय संविधान में ये जो है क्या प्रस्तुत करता है? इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स। संविधान निर्माताओं, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का उद्देश्य क्या था, एम क्या था, मानसिकता उनकी क्या थी कि कैसा संविधान होना चाहिए, वो बताया गया है। द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब इस प्रीएम्बल में बेसिकली हमें ये क्या आइडिया देता है, क्या चीजें हमें बताता है ये कि संविधान का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहां कहां से संविधान को, क्या क्या सोर्स रहे जिसको देख करके बनाया गया है। ये बात आपको भी पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बोला जाता है कि इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय रैंसैकिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। रैंसैक किया गया उस टाइम पर 1946 में, जितने भी संविधान थे सभी देशों के, उनको पढ़ा गया और उनमें से कौन सी चीजें इंडिया के लिए, इंडिया की रीजन के लिए और इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए कौन सी चीज सुटेबल है उसका अडॉप्ट किया गया है। तो ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया गया है, ध्यान रहे ये वर्ड, इट हैज नॉट बीन ब्लाइंडली कॉपीड, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय रैंसैकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट टाइम। ये भारतीय संविधान का नेचर क्या है वो बताता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है संविधान का वो बताता है, और किस दिन को ये संविधान अडॉप्ट किया गया ये बताया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको सबसे पहली बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस करा था, और ये जब इंट्रोड्यूस किया गया संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इसका नाम था क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, क्या नाम था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ये इंट्रोड्यूस किया गया 13 दिसंबर 1946 को। अब उस दिन तो ये इंट्रोड्यूस किया गया। एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बार बैठक हुई थी। फिर 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, इस पर बहस हुई, वाद विवाद हुआ,
और फाइनली ऑन 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, अब ये चीज यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। नॉट इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, अगर सरकार इन सब जो प्रियम्बल में चीजें लिखी गई हैं इसको फॉलो नहीं कर रही है, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता है कि हाँ कि भाई सरकार इसको फॉलो नहीं कर रही। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये क्लियरली लिखा हुआ है। तो प्रियम्बल क्या दर्शाता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य क्या है। एंड इट एक्ट्स एज एन एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स व्हेन लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस यानी कोई भी आर्टिकल, देखो भाई 440 प्लस आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम एक नॉर्मल सिटीजन होके, हम क्या है स्टूडेंट्स हैं अभी, हम जब संविधान को पढ़ते हैं तो कई सारी चीजें हमें नहीं समझ में आती हैं। हमें क्या, जो अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं, कई बार जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो सब लोग अपनी अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको समझते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या कर दी वही फाइनल माना जाता है। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी आर्टिकल्स को, अगर जो लिखी हुई आर्टिकल्स हैं उनको बेहतर समझने के लिए वो किसका हेल्प लेते हैं? प्रियम्बल का हेल्प लेते हैं। तो प्रियम्बल हेल्प्स the code to interpret the articles, the meaning of the articles which are written in the constitution। तो एक तरीके से गाइडिंग फैक्टर है, गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सभी को। अभी आते हैं कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स यानी जो मुख्य बिंदु हैं उनको ध्यान में रख के चलते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय द प्रियम्बल दैट सोर्स ऑफ अथॉरिटी, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, लैंग्वेज जो प्रियम्बल की स्टार्ट होती है उसमें क्या है, शुरुआत होता है प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के नागरिक। तो यानी कि जो सुप्रीम पावर किसके पास है इस देश में, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? उस देश के लोगों के हाथों में होती है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो कंप्लीट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत के लोगों के लिए है, तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? भारत के लोगों के हाथ में है। प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि इंडिया जो है ये एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन होगा। इन सभी वर्ड्स को तोड़ तोड़ के मैं आगे आपको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज ज्यादा डेप्थ में आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ब्रीफ में ही मैं समझाते हुए चलूंगा। और इसमें यह भी बताया गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का। द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रियम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, justice, liberty and equality to all the citizens, and to promote fraternity to maintain unity and integrity of the nation। justice, liberty, equality, fraternity, ये चार शब्द आपको याद रखने हैं। ये उद्देश्य है संविधान का, ताकि भारत की एकता और अखंडता कायम रहे। इस प्रियम्बल में लिखा गया है कि ये संविधान अडॉप्ट किस दिन किया गया? नवंबर 26, 1949। आपको याद होगा, ये करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवंबर 26, 1949 को अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड, और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब ये एक और क्वेश्चन कि 26 जनवरी को ही क्यों किया गया? क्योंकि आपको याद होगा देश आजाद होने के पहले लाहौर सेशन हुआ था, नेहरू जी ने वहां पे भाई सबने ये डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को, 1929 में लाहौर कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में, तो उस दिन डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो वो उस दिन सपना पूरा नहीं हो पाया, तो फाइनली उस सपने को एक तरीके से पूरा करने के लिए तब नहीं पूरा हुआ, लेकिन अब तो हम आजाद हैं, तो इसीलिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 ये डेट सेलेक्ट कर ली गई। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको कई सारी चीजें बताते चलूंगा जिससे क्वेश्चन फंसने की जरूरत है, तो पूरा ध्यान से सुनना है। ये नहीं कि जो मैं स्लाइड्स पे बता रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है, मुंह से निकला हर एक शब्द क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, सो यहां पर क्या मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया का? ये दर्शाता है कि जो अल्टीमेट सोरेनिटी ऑफ द पीपल है। सोरेनिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हैं, चाहे पीपल है चाहे कंट्री है, वो फ्री है। इंडिया, भारत जो है 1947 के पहले सोवरेन नहीं था क्योंकि
हम पर कौन राज कर रहा था? ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स दैट द अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि भारत के नागरिक अब आजाद हैं। इसका मतलब जो देश हमारा है वो कोई भी फैसले लेगा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ठीक है, कि जैसे हमें किस देश के साथ कैसे रिलेशन स्टेब्लिश करने हैं, किसके साथ फ्रेंडली रखना है, किसके साथ कैसा रवैया अपनाना है, बिहेवियर कैसे किस कंट्री के साथ रहेगा, ये हम खुद ले सकते हैं। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि हम किस कंट्री के साथ कैसा अपना रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज 1947 के पहले नहीं थी, क्योंकि हम सोवरेन नहीं थे, हम पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो हमारे लिए सारे फैसले वो कर रहे थे। सोवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस में और कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर भी स्टेट वर्ड आए, स्टेट वर्ड के दो मतलब हो सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को कई बार कंट्री को स्टेट बोला जाता है और बाकी राज्य तो बोला ही जाता है। तो कहां पर स्टेट का मतलब क्या होगा वो मैं आपको बताते चलूंगा। सो ये क्या बताता है? सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है राज्य की, देश की, स्टेट की, नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर, यानी हम पूरी तरीके से आजाद हैं। सो सोवरेन का मतलब क्या है? मीन्स दैट इंडिया जो है अपने पास इसकी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, सारे फैसले लेने का अधिकार हमारे पास खुद है, और इंडिया किसी भी देश के अंडर अब नहीं रह रहा है। इट इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। डोमिनियन का मतलब क्या है कि अब कोई भी फॉरेन हमारे ऊपर रूल नहीं कर रही है, फॉरेन कंट्री नहीं रूल कर रही है। इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। ओके, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? नेशनल लेवल पे हम समझेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ये दोनों मिलकर के लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो यह भी दर्शाता है कि देखो, फ्री तो हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्री है कोई भी कानून बनाने के लिए, बट कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन सबके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर भी है, सिटीजन्स के ऊपर भी है। कोई भी 100% फ्रीडम एंजॉय नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को भी 100% फ्रीडम नहीं दी है। वी कैन से कि 90% तो फ्री है, बट 10% लिमिटेशन भी है, जिसको ध्यान में रख करके अपने पावर को एक्सरसाइज करेगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सिटीजन्स हो। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, सोशलिज्म, ये सोशलिस्ट जो है ये कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से। दिस टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। दो तरीके सोशलिज्म होते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोशलिज्म, ठीक है। कम्युनिस्टिक, चाइना में कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं, पैसा है, रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड लोगों के हाथों में ना हो करके वो सभी के हाथ पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, को एग्जिस्ट हो, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, जहां पर दोनों, चाहे प्राइवेट प्लेयर्स हों और पब्लिक यानी सरकारी सेक्टर जो है, दोनों एग्जिस्ट करें साइड बाय साइड। 1991 के पहले क्या था? पब्लिक सेक्टर ज्यादा थे। 1991 के बाद क्या हुआ? मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई भारत की, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये मतलब है सोशलिज्म का, ठीक है। 1991 के पहले सारे रिसोर्सेज, सारे पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में हुआ करता था, ठीक है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी आई तो प्रैक्टिकली इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो गया। अब ये कुछ वर्ड्स जो हैं वो जोड़े गए हैं संविधान में, प्रीएम्बल में, 42nd अमेंडमेंट 1976 से, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी बोला जाता है। प्रीएम्बल में कुछ वर्ड्स हैं जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़े गए। सेक्युलर का मतलब क्या है कि भारत जो है, भारत जो देश है, ये किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा। जितने भी धर्म हैं या तो सबको बराबरी से सपोर्ट करेगा। अगर सभी धर्मों को बराबरी से सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, या सभी को एड प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल के रूप में, जैसे आप कई बार देखते हो कि मदरसों को दिया जाता है एड, सरकारी स्कूलों में भी कुछ पर्टिकुलर धर्म के स्कूल्स होते हैं उनको एड दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसी एक के लिए नहीं होता, सभी के लिए होता है। इसको बोलते हैं क्या? इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है। अगेन इतना डेप्थ में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, जिसका मतलब ये है कि भारत किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता है। इट इक्वली रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। ये भी इसको जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? ये यह दर्शाता है कि भारत का संविधान जो है, it has established a form of constitution which gets its authority from the will of the people expressed in an election. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो क्या है?
पीपल ऑफ इंडिया हैं, और पीपल ऑफ इंडिया जो है दे एवरी एडल्ट पीपल ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट करा है कि हम पे किसका राज होना चाहिए। हम भारत के नागरिक ही ये सेलेक्ट करते हैं कि सरकार किसकी बननी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है डेमोक्रेसी का मतलब। ऐसे नहीं कि बिना चुनाव के आए और हम पर राज कर रहे हैं। हमारे विल से, हमारी मर्जी से, हमने जिसको वोट करा वो सरकार में बैठा है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि देखो, रिपब्लिक का मतलब होता है जिस भी देश के साथ नाम में अगर रिपब्लिक जुड़ा हुआ है, जैसे भारत का आप ऑफिशियल नेम देखोगे पासपोर्ट पे लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। इसका मतलब कि जो हमारे देश का सुप्रीम हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक पोजीशन पर बैठा हुआ सबसे बड़ा आदमी जो है प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है। अब हम ब्रिटिश का देखते हैं तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मोनार्क है, वहां पे राजा रानी है, हेरिडिटरी पोजीशन है, एक ही परिवार के लोग उसको उस पे बैठेंगे राजा की गद्दी पे, कोई चुनाव नहीं होना है। बट इन इंडिया रिपब्लिक का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इलेक्ट करे जाते हैं, हमारे द्वारा ही करे जाते हैं, बट इनडायरेक्टली करे जाते हैं। इसके लिए मैं आपको प्रेसिडेंट टॉपिक में कवर करूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है इज इलेक्टेड बाय द पीपल इन इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द स्टेट बट इनडायरेक्टली। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट हार्मनी थ्रू आउट द नेशन, भाईचारा बना रहे पूरे देश में। और इसको अचीव करने के लिए कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे जस्टिस 3 प्रकार के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 तरीके के जस्टिस होते हैं, ठीक है। जस्टिस का मतलब कि भाई सभी लोगों को समान जो जस्टिस प्रोवाइड कराई जाए, फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन जो हैं, डीपीएसपी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जस्टिस 3 प्रकार कहते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इक्वलिटी, समानता, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करा था, लेकिन वो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन तब वो फुलफिल नहीं हुआ था। अब पूरी तरीके से है कि भारत का नागरिक, हर एक व्यक्ति, चाहे वो एक रिक्शा चालक हो, चाहे मोची हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, कानून के नजर में सभी बराबर हैं, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेजेस एंड ऑल पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी भेदभाव के, यानी कि चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, आपके पास साइकिल हो, चाहे आपके पास BMW हो, कानून के नजर में सब बराबर हैं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम होता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ। आपको कैसी जीवन जीना है, आपको कौन सी नौकरी करनी है, आप किस रंग के कपड़े पहनना चाहते हो, ठीक है। आपका कैसा पॉलिटिकल व्यू होगा, आप किसको वोट करोगे, किसको नहीं दोगे, सोसाइटी में आप बिहेव कैसे कर रहे हो, ये सब के लिए आपको लिबर्टी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, ठीक है। हर चीज की एक लिमिटेशन है। आर्टिकल 90 जो फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाऊंगा वहां पे और भी क्लियर कर दूंगा। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा, सद्भाव, a feeling of brotherhood and an emotional attachment with the country and all the people। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो भारत की एकता और अखंडता को मेंटेन करता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात? अब प्रियम्बल का स्टेटस देखो, बेरूबरी यूनियन में बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है ये भारतीय संविधान का अंग नहीं है, हिस्सा नहीं है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है? बेरूबरी यूनियन में बोला नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जो जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया और बोला प्रियम्बल इज नाउ अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल नाउ बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंद भारती केस में पहली बार 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। केशवानंद भारती केस का नाम था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अभी हाल फिलहाल में पिछले साल केशवानंद भारती जी की डेथ हुई है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 1995 में अगेन गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया, इस बात को दोहराया यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस में भी कि प्रियम्बल जो है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, प्रियम्बल संविधान का अंग है, ये बात ध्यान रहे। 42nd अमेंडमेंट 1976 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, 1973 में जब जजमेंट आ गया केशवानंद भारती केस का, तब ये एक्सेप्ट किया गया कि ये संविधान का अंग है। बट इसमें एक बात बोली गई कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे सेकुलरिज्म हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, इक्वलिटी हो गई, ये सभी मूल ढांचे का अंग है। फंडामेंटल राइट्स, ये भी मूल ढांचे का अंग है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करा जाएगा, ठीक है। सो प्रियम्बल केवल एक बार अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 से, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बदलाव इसमें किए गए। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड जोड़े गए कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट 1976। और
सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़े गए किसके बीच, सोवरेन और डेमोक्रेटिक। तो संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल किस तरीके से होता था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सोवरेन के बाद सीधा डेमोक्रेटिक था। उसके बाद 1976 में इन दोनों वर्ड को कहां जगह मिली, अब बोला जाने लगा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में दो वर्ड जोड़ दिया गया, सोशलिस्ट और सेकुलर। ध्यान रहे, यूनिटी ऑफ द नेशन इट वाज चेंज्ड टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। अब ये कुछ क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। ये एनडीए 2 2018 का क्वेश्चन है। द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है सभी लोग को। ठीक है, ये चीज जो मैंने अभी कवर कराई है, इस पे क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। दूसरा, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज इनंशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द, इनंशिएटेड मींस इंसर्ट किया गया या बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का मूल ढांचा किस केस में बोला गया था, बताया गया था, गोलकनाथ केस, मेनका गांधी केस, केशवानंद भारती, एसआर बोम्मई। ये एनडीए 2 2015 में पूछा गया था। तो इतने देर में मैंने प्रियम्बल को पूरी तरीके से, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और डेफिनेटली आप देखना एग्जाम देकर के आओगे तो आप बोलोगे कि हाँ सर इस टॉपिक से ये क्वेश्चन फंसा है। ठीक है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट दी अनअकैडमी प्राइस हाइक फॉर एनडीए कैटेगरी वेरी सून। जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाली हैं, तो आप फटाफट से एनडीए के कोर्सेज जो चल रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर प्लस क्लासेस में, उनको जल्द से जल्द एनरोल कर लें। एंड नाउ इट इज ओपन फॉर गर्ल्स एज वेल, सो एनडीए इज कॉलिंग गर्ल्स टू यू एज वेल। सो नाउ यू कैन एज द एग्जाम विद अनअकैडमीज एम एनडीए 2021 बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 29 सितंबर से। ठीक है, अभी ऑफर्स चल रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में एनडीए के। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और 24 मंथ्स पे आपको 4 मंथ्स का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ध्यान रहे, ये केवल और केवल 30 सितंबर तक वैलिड है। ओके, और ये एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है अभी। एनडीए की सब्सक्रिप्शन आप लोगे, उसके साथ आपको, मान लो 12 मंथ्स का लेते हो तो आपको 12 मंथ्स का एसएसबी का भी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ये भी 30 सितंबर तक वैलिड है। सो डू नॉट वेट, जल्द से जल्द जाओ, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और भी वीडियोस के साथ आपको मिलेंगे। टू एक्सेस आवर सर्विसेज जस्ट विजिट आवर वेबसाइट www.unacademy.com। इंस्टॉल करो लर्निंग ऐप में, लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में या iOS डिवाइस में। iOS वाले जो कुछ अच्छे लोग हैं वो भी डाउनलोड कर लो, कैटेगरी सेलेक्ट करो एनडीए और तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, सो बाय बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग, विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। लक्ष्य एनडीए आईएमए ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लेना आप लोग। बाय बाय एवरीवन।